अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो। DGI-SPR की जानिब से प्रेस ब्रीफ दिया गया, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर पूरी पिक्चर क्लियर की, फैक्ट्स के साथ सबूत उसमें दिए और बताया कि भारत जो है वो दहशत गर्दों को फंडिंग फ्राहम करता है। और खुशदार में जो बस पर हमला था भारत की माँ पर, फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने ये किया। शर्मुल शेख की जो मीटिंग थी और उसका जॉइंट रेजोल्यूशन जो आया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं। और जब इसका मुश्तरका एलामिया जारी होता है तो मुश्तरका एलामिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बलूचिस्तान का तज़किरा आया और जो इंडिया को डोजियर दिए गए थे पाकिस्तान की जानिब से शर्मुल शेख में, उसका जिक्र आया कि भाई वो बंद करे दरअंदाजी, इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी बंद करे। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुद्दा था। और मनमोहन सिंह इसके बाद जब इंडिया वापस गए तो वहाँ की अपोजिशन जमातों ने, वहाँ की जनता ने उनका पटाखा बजा के रख दिया था। इस कदर उनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ा था उस दुरानिये के दौरान। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप देख रहे हैं कि TTP का और जो ब्रास का गठजोड़ था वो दासू डैम में बड़ा खुल के सामने आया। जब बस अटैक हुआ वो बहुत सारे चीनी जो हैं वो मारे गए, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। वहाँ से पता ये चला था कि TTP का और ब्रास आपस में मिल के बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें फिर सरपरस्ती हासिल है इंडिया की, चूँकि TTP को और ब्रास को वो सारे लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान को एक आंख नहीं भाते, वो सारे के सारे लोग उनकी हिमायत में चले जाते थे। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। दूसरा, जब स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला होता है तो वहाँ भी ब्रास का और TTP का गठजोड़, फिर जाफर एक्सप्रेस वाले मामले में ये मुद्दा बड़ा खुल के सामने आया। अब ये तज़किरा हम इसलिए छेड़ रहे हैं कि जब वज़ीर ख़ारजा साहब अफ्रीकी जो हैं वो चाइना में बीजिंग में जाके मिलते हैं, जिसे चाइना होस्ट करता है, और चाइना अफ़गानिस्तान कॉरिडोर तक ले जाने के लिए अफ़गानिस्तान भी इसकी हिमायत करता है, चाइना भी इसकी हिमायत करता है कि पावर कॉरिडोर जो है ये अफ़गानिस्तान तक जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के सिर्फ दो मुतालबात थे अफ़गानिस्तान से। जब से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट आई, तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, तब से सिर्फ दो मुतालबात थे। एक ये कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और आप TTP को रोकिए। और पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि TTP और अफगान तालिबान जो है वो एक ही चीज़ हैं, क्योंकि इनके मफादात एक हैं, इनके ऑपरेशंस एक हैं। तो एक तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी। दूसरा, जो दहशत गर्दों के पनागाहें थी पाकिस्तानी सरहद के करीब करीब, पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि इनको आप चेंज करवा दें और सेंट्रल एशियाई जो रियासतें हैं उनकी तरफ उन्हें पनागाहों को कम से कम चेंज करवा दें, लेकिन वो भी ना हो सका। फिर तोरखम बॉर्डर आपको पता है 16 डेज से ज़्यादा बंद रहा। फिर टेंशन बड़ी रही, पाकिस्तान में से भी बहुत सारे लोग वहाँ गए, वहाँ से भी कुछ लोगों से डिस्कशन होता रहा। तो अब चाइना अगर बीच में आया है तो इसके सम्राट पाकिस्तान को आना शुरू होंगे नहीं होंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन सवाल है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो चाइनी डेलीगेट था वो उसने जब इंडिया का विज़िट किया तो सबसे बढ़कर अक्टूबर में चाइना के जो सदर हैं वो जब मोदी से मिले 2019 में, तो ये वो दिन थे जब 370 और 35A जो है उसे पामाल किया जा चुका था और रियासत का जो दर्जा होता है कश्मीर से वो लिया जा चुका था। और रियासत का दर्जा लेने का मुद्दा ये था कि वहाँ के सारे जोग्राफिया आप चेंज कर दें, वहाँ की आबादी चेंज कर दें। जब इंटरनेशनल दुनिया आपसे पूछे और आप कहें जी हम यहाँ रेफरेंडम करवाते हैं तो वहाँ कोई कश्मीरी ही ना बचे, इस मुद्दे के तहत। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये था कि ये मामला जब हुआ तो चाइना की जानिब से इंडिया को बड़ा वाज़े कहा गया था कि आप ये ना कीजिए, इससे खित्ता जो है वो बदअमनी की तरफ बढ़ेगा। परवीन सानी जो है करण थापर को उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी खुल के बात की है। वो ये मानते हैं कि 370 जब इम्पोज किया गया और 35A जो है वो एब्रोगेट हुआ, ये सारी चीज़ें 370 को भी एब्रोगेट किया, 35A को भी एब्रोगेट किया, तो उसके बाद से ये सारे मामला ख़राब हुए हैं और उसके बाद से चाइना पाकिस्तान एक हुए हैं। और उसके बाद से जैसे जो उनके राहुल गांधी हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह रहे थे कि ये वो वाहिद गलती थी जो इंडिया से हुई कि चाइना और पाकिस्तान उन्होंने एक कर दिए।
तो ये उनकी फंडामेंटल खारजा पॉलिसी का बहुत अहम जुज़्व था जिसकी नाकामी हुई। एक तो ये, लेकिन परवीन सानी इस हद तक नहीं रुके, वो इससे आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि 1949 से जो पाकिस्तान की मिलिट्री लाइन थी, अब वो एलओसी में तब्दील हो चुकी है। जब वो एलओसी में तब्दील हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को किसी फ्रंट पे कभी कोई डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा। वो इसमें बड़े क्लियर हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, वो कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर जो था, करण थापर ने उनसे सवाल किया कि ऑपरेशन संदूर से इंडियन लिमिटेशन जो हैं वो कितनी उभर के सामने आई हैं, उसकी कमियां कितनी सामने आई हैं खुल के। और उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को जो जीत मिली है, जो फिजाई बर्तरी पाकिस्तान को इंडिया पे मिली है, वो बालाकोट वाले इशू पे मिल चुकी थी। और वो बार बार एक टर्म यूज कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। उन्होंने फिर साबित किया कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान ने इंडिया की टेक्नोलॉजी जो थी उसे जैम किया था, और जब उसे जैम कर दिया था तो पाकिस्तान ने इंडिया के 2 तैयारे भी गिरा लिए। उन्होंने कहा यही सबकत थी, वो बढ़ती बढ़ती इस हद तक चलेगी कि वो स्कोर जो है वो 5-0 हो जाता है। एक तो ये बड़ी अहम तरीन बात उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने कहा कि बियॉन्ड विजन जब पायलट चल जा रहा होता है और उसके पास टेक्नोलॉजी होती है कि वो बियॉन्ड विजन देख सके, तो उन्होंने कहा कि वो फिर हालात भी कुछ और होते हैं। वो तो इसी तरह ही होता है जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहा है, रेडार इतने पावरफुल हैं जेट तैयारों के। करण थापर साहब ने उनसे दोबारा पूछ लिया कि ये आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी बताइए कि वो जब फिजा में थे तो उनको एक्सेस का क्या आलम था। तो उन्होंने कहा कि ये बता कि मैं लिमिटेशंस नहीं बता सकता अपने देश की, अपने मुल्क की, कि मैं बता सकूं कि उसमें क्या क्या नक्स थे और उनकी एयरफोर्स किस जगह खड़ी थी। एक तो उन्होंने ये बात बड़ी अहम की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं पाकिस्तानी जेट्स ने जब भेजी, उन्होंने एक जगह टर्म इस्तेमाल की कि ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज़ आप कैपेसिटी रखते हैं इसको भेजने की। जब वो जाके लगती हैं तो कोई भी हॉस्टाइल तैयारा जब उसे रोकता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस आती हैं। वापस आने के बाद वो दोबारा जब जाती हैं तो वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बता देती हैं कि मुखालिफ तैयारा जेट किधर था। एक बात यहाँ नहीं रुकती। दूसरी बात, मोदी सरकार को जब चाइना की जानिब से ये कहा गया था कि आप खित्ते में अमन कायम रखें, तो मोदी ने जो अपनी पार्टी के साथ वादे किए थे उसको पूरा करते हुए खित्ते में बदअमनी को फ़रोग दिया। वो इस तरीके से दिया कि उन्होंने अपनी पार्टी को किया हुआ वादा तो निभा दिया कि हम कश्मीर से रियासत का दर्जा ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं पता था कि अब वो कहाँ खड़े हैं। एक बात। दूसरा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ जितनी सरहदें लगती हैं, आप बांग्लादेश की सरहद इंडिया के साथ लगती है उसका तनाज़ा है, नेपाल की सरहद लगती है उसका तनाज़ा है, चाइना की सरहद लगती है उसका तनाज़ा है, पाकिस्तान की सरहद लगती है उसके साथ तनाज़ा है। और वो अक्सर पूरी दुनिया को कहता है कि हमारे साथ आप साउथ एशिया जो ममालिक हैं उनसे हटकर ट्रीट किया करें। अब अमेरिका ने जब ये देखा कि साउथ एशिया ममालिक से हटकर इसे ट्रीट क्या करना है, ये तो पाकिस्तान के साथ बर्तरी अपनी जो है वो साबित नहीं कर सका। तो इन सारे मामला, ये तो वो सारा डिस्कशन हो गया जो इंडिया में हो रहा है। परवीन सानी की आखिरी लाइन में कोट करने जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई बर्तरी है वो अगले 6 महीने में नाकाबिल तस्कीर हो जाएगी, और J-35 या J-32 या जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी है उनके पास मौजूद होगी, और वो फिर इंडिया पर अटैक कर सकता है। कौन? पाकिस्तान, फ़िज़ाई बर्तरी की वजह से। उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से अब नहीं जीत पाएगा फ़िज़ाई अबतरी होने की वजह से। एक तो उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बात की। दूसरा, जो आपको ये डिस्कशन करते करते हम अगर बात करें कि पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल फ्रंट के अलावा ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब को लेकर जो स्पेकुलेट किया जा रहा था कि उन्हें शायद ब्रीफ किया गया है, फिर उसका डिनाइल आ रहा था, उन सारे मामलों की क्या हकीकत है। पैनल में डिस्कशन के लिए आबिद शेर अली साहब मेरे साथ होंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और आमिर इलियास रैना साहब सीनियर तजिया कर वो साथ होंगे, फैसल चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो सब ये सब पैनल में साथ होंगे। और डिस्कशन का आगाज़ जो है वो आबिद शेर अली साहब से करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। DGISPR ने आज ब्रीफ भी किया, उन्होंने बताया भी कि इंडिया किस तरह फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान के मामलों पे, और खुशदार बस में जिस तरीके से उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्द जो हैं वो इसमें मुलविस हैं। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, क्या सर टेक है आपका इन सारे मामलों पे? जी बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान में
दहशत गर्दी के वाक़यात करवाए, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, चाहे वो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं बलूचिस्तान में, जो हमारी आर्म फोर्सेस पर अटैक किया गया, और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी की, जिससे हमें बड़ा जानी नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया को मज़मूम जो चेहरा था, नापाक चेहरा था भारत का, दुनिया को ना सिर्फ उसको एक्सपोज़ किया गया, हमने अल्लाह के फजल करम से, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे मीडिया ने, तमाम ने एक इफ़ेक्टिव रोल किया, जिससे उनकी फ़ेक न्यूज़ को हमने काउंटर किया, और जो उन्होंने दुनिया को, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की मज़मूम कोशिश की, हमने उनको नापाक इरादों को नाकाम किया। तो ये पूरी कौम को क्रेडिट जाता है, और जिन्होंने 9 मई को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को, जो एक नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत था, ना सिर्फ दुनिया में मनवाया, पाकिस्तान ने जो अपना एयर डिफेंस था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने उसका लोहा मनवाया, और दुनिया को दिखाया कि एक तरफ 72 जहाज़ हैं, एक तरफ 40-45 जहाज़ हैं। तो उसके बावजूद हमने उनके 6 जो तैयारे थे वो मार गिराए। और उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज ने एक सबक सिखाया हिंदुस्तान को, वो 1971 का बदला लिया गया, जो उन्होंने जब पाकिस्तान में उन्होंने इंतशार फैलाकर हमारे पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की जो साजिश रचाई थी, उसका बारहा उन्होंने इस दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ने उसका इजहार किया। हमने ना सिर्फ उस जंग का बदला लिया, हमने जो पीछे भी अभिनंदन की शक्ल में हमने इनके लोगों को पकड़ा, मारा। उस वक्त ज़ाहिर है एक बुज़दिल हुक्मरान था जो कहता था कि क्या मैं इंडिया पे अटैक कर दूं, क्या इंडिया को ये काम था कि वो हमारे जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करे, पाकिस्तान में जगह जगह पर हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला करे। ये जो मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया, बुज़दिल लोगों ने टारगेट किया मासूम बच्चों को, तो ये पुराने ज़माने में कफ़ार करते थे, जब वो मुसलमानों के जज्बे को बीट नहीं कर सकते थे, तो वो उनके बच्चों को मुख्तलिफ़ ज़राए से टारगेट कर कर उनको हमला आवर होते थे। तो आज उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करें तो एक दुश्मन ने, नापाक दुश्मन ने, जिसका नाम भारत है, उसने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, बच्चों पर हमला किया। लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेंगे। हमारी बहादुर फ़ौज इंशाअल्लाह ताला एक एक शहादत का बदला लेंगे। एक एक चीज़ों हम देखें दुनिया में एक्सपोज कर रहे हैं उनको कि ये है वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करते हैं, जो मासूम कश्मीरियों के ऊपर दहशत गर्दी करते हैं, जो मासूम कश्मीरियों के बच्चों को ज़िबा करते हैं। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किए। तो दुनिया को पहली मरतबा भारत का नापाक चेहरा दिखाया, मकरू चेहरा दिखाया, उनको एक्सपोज किया कि ये है वो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम का वाक़या अपनी सरज़मीन पर खुद ही कराया और उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर थोपने की साजिश की। तो ये 2025 वाला पाकिस्तान है। और मैं आपको बताता चलूँ आपके चैनल के तवस्सुत से दुश्मनों को कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है अल्लाह के फजल करम से वो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस है। हम अपनी सॉइल को ना सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, हम अपने जो शोहदा हैं हम उनकी भी एक एक इंशाल्लाह खून की बूंद का इन जालिमों से बदला लेंगे और लिया भी है। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी छोटे छोटे जी मुझे ये भी समझना है कि इस सारी जंग के दौरान नवाज शरीफ साहब पर भी सोशल मीडिया पर लोग रोज़ाना सवाल करते रहे कि वो इतने गहरी खामोशी में क्यों रहे इन सारे मामलात को लेकर, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि साउथ एशिया के सर वो सबसे बड़ी एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, बड़ी क़यादत है, तो वो इस जंग को आप समझते हैं कि खामोशी कुछ ज़्यादा थी? देखिए जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, हर चीज़ में नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे।
ज़रूरी नहीं कि चीज़ें मीडिया के ज़रिए आके नवाज शरीफ कहते हैं कि ये मेरा रोल है। वो लंदन में अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर जब पाकिस्तान के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ उसी वक्त अपनी चीज़ों को कॉल ऑफ करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बिना पर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो वो एक एज ए लीडर तो वो शहबाज शरीफ साहब ने ही अपना रोल प्ले करना था, जो उन्होंने प्ले किया। तो उसमें हर चीज़ में नवाज शरीफ साहब की मशावरत शामिल थी। उन्होंने और भी मीटिंग्स में अपने आप को में हिस्सा लिया और अपनी राय से इस्तिफ़ादा किया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये हिकमत अमली होती है, ज़रूरी नहीं कि मोदी की तरह चीखो पुकार करना और फिर खुदा पहाड़ तो निकला चूहा। तो कहता था जी हमारे राफेल होते तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देते। तो पाकिस्तान ने तो अभी अपने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की। एक छोटा सा पटाखा ही चलाया हवा में तो उनके वो 6 जहाज़ गिर गए हैं। तो ये हिकमत अमली से जंग जीती जाती है और हमने बेहतरीन हिकमत अमली जिसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें हमारे मीडिया, जिसमें हमें हमारी सिविल सोसाइटी के लोग सब ने एक हिकमत अमली के ज़रिए, हमारे ब्लॉगर्स ने, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, एक हमने सोशल मीडिया पे भी उस हर लिहाज से हर एंगल से हमने उस वॉर को टैकल किया। बल्कि उस दुश्मन ने तो IMF के ज़रिए पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, हमने उनके वो भी मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। तो ये नवाज शरीफ साहब हर मामलात में ऑन बोर्ड थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं, तो फ्रंट से लीड वज़ीर आज़म ही ने करना था। ठीक है, दूसरा मुझे ये फ्रंट से नवाज शरीफ साहब की जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई रवैया थोड़ा सॉफ्ट करती, थोड़ा नॉर्मलाइज करती, क्योंकि बहुत सारी यूनिटी अपोजिशन ने दिखाई इन सारे मामलात में, लेकिन स्टिल अपोजिशन सारी की सारी तकरीबन जेलों में है, उनके अहम तरीन लोग जेलों में हैं, बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान साहब जेल में हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बड़ा दिल करती और इन सारे मामलात को न्यूट्रलाइज करती, ताकि दुश्मन बड़ा अयार है, उसके साथ आपको पता है कि किसी वक्त भी कोई ना कोई मामला हो सकता है। जैसे वो हवा दे रहे हैं आज भी वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन उनका है वो ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। गो कि हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या रीडिंग है, जो हमारे अस्करी हुकाम बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर गाइड कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त हमारा इशू इमरान खान नहीं है। अलीमा बीबी ने जो बयानात इमरान खान की मुलाकात के बाद दिए वो आपके सामने है कि ये लोग सरेंडर कर जाएंगे। जो भी उन्होंने एक दूसरी पेज पर उन्होंने खेलते हुए पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर कमज़ोर साबित करने की साजिश की। और फिर एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो इमरान खान को ले आए। तो मैंने इमरान खान की स्पीच का आपको पहले ही हवाला दिया कि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि क्या मैं इंडिया पे भारत पर अटैक कर दूं। ओ भाई, चूड़ियाँ पहनी थी, किस लिए हमारा एयर डिफेंस था, किस लिए हमारा ग्राउंड डिफेंस है, किस लिए रखा हुई ये सारी चीज़ें। क्या हमने अब चूड़ियाँ पहनी थी? क्या हमने इंडिया के घुस के उनके घर में उनको मारा नहीं है? जब आप हमारे लोगों को हमारे घर में घुसकर हमें टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्या हम आपको सबक नहीं सिखाएंगे? वज़ीर आज़म साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम तो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए मुल्क मुश्किल वक्त में है, आए मिल बैठ कर बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, लोगों को ऑन बोर्ड किया जो मुख्तलिफ ममालिक में, ये भी एक हिकमत है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि हमारे लोग जो जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे और मुख्तलिफ जमातों के उस डेलीगेशन में लोग जाएंगे, US जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अरब कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे। तो हमारे तो सब पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी है वहाँ पर। तो अब कोई कहे कि मैं ना मानूं चीज़ें हैं तो वो भाई आपने इमरान एक सेकंड, आपने PTI के सोशल मीडिया को वॉच किया होगा कि जिस तरह उन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को टारगेट किया, जिस तरह उन्होंने हमारे पॉलिटिकल लोगों को वॉर की सिचुएशन में टारगेट किया कि ऐसे नेशंस होती हैं, कि ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं
एक तरफ तो आपने मैं वाले वाक़े को रिपीट कराया जो आपने कोर कमांडर हाउस मुसल्लह अफवाज के घरों में जत्थों की सूरत पर हमला किया, हमारे शोधा की यादगारों पर हमला किया। तो ये आप उस चीज़ की रेपिटेशन में जा रहे हैं। मैं इस वक्त पॉलिटिकली नहीं इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा क्योंकि मुल्क हमारा मैं जानना ये चाह रहा था फंसा हुआ है। मैं जानना ये चाह रहा था कि अभी वफूद में पीटीआई भी शामिल हो जाती सारे इकट्ठ से तो ज़्यादा आप बेहतर हो सकता है। शिबली फराज साहब ने तो सेनेट में ये बात की, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें शामिल ही नहीं साथ किया गया, ना कोई पूछ रहा है ना कोई लेके जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये तो नून का मामला नहीं है, ना पीटीआई का मामला है, ना मेरे भाई शिबली फराज मोहतरम अपने वालिद साहब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। वो फराज साहब, अहमद फराज साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पाए के शायर थे, ये उनका नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? जहाँ पे ये अभी आपने बात की, क्या इन्होंने किसी सिक्योरिटी मीटिंग में क्या शमूलियत की? क्या जब इनको बुलाया गया, क्या ये उस वक्त इनको पाकिस्तान याद नहीं आया जब इनको बुलाया गया इन कैमरा ब्रीफिंग में? क्या पीटीआई का वफ्द उसमें आया? क्या पार्लियामेंट में अंदर जिस डिस्कशन हुई क्या इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया? क्या उस वक्त इनको चीज़ें याद नहीं आती कि जब ये तो चाहते थे कि इंडियन कार्ड खेलें, ये फेल होंगे तो हम फिर सियासत करेंगे? हमने सियासत नहीं, हमने पहले भी रियासत के ऊपर काम किया, अभी भी हमने रियासत को बचाने के लिए तमाम इकदाम किए और हमने तमाम वो वसाइल बरवे कार लाए जो हमारी आर्म फोर्सेस को, जो मुल्क को दरकार थे। हम बुज़दिल न्याजी की तरह ये नहीं कहा कि क्या मैं भारत पे हमला कर दूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, तो हम बुज़दिल क़यादत के पीछे नहीं लगते। क्या मेरा आपके तवस्सुल से पीटीआई के हज़रात से सवाल है, कौन सी ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है जो बुलवाएगी पार्लियामान के अंदर भी और वैसे भी? तो क्या इन्होंने शिरकत की? इनके जो डेलीगेशन थे वो तशरीफ़ लाए, उनको दावत दी गई, दावत के बावजूद वो नहीं आए। तो मेरे भाई जब आप पाकिस्तान के इन मामलात को अपनी पॉलिटिकल साइड पे ले जाते हैं, देखें पॉलिटिक्स होती रहती है, पाकिस्तान है तो पॉलिटिक्स है। नहीं, मौलाना साहब भी हैं, आप भी हैं, मीडिया भी है, सारे मौलाना साहब भी शिकवा कर रहे थे कि एपीसी बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड ले लेते, सारे इकट्ठ हो जाता, एक यूनिटी हो जाती, ताकि ये सारी आवाज़ें जो हैं वो आपके साथ मिली रहें, गवर्नमेंट मिल के दुश्मन को ताकि आंखें दिखा सके, पूरी स्ट्रेटजीज बना सके, सारा मामला लेके चल सके। तो पॉलिटिकल इकट्ठ सबसे लाजमी जुज़्व है। क्या मेरे भाई जब इंडिया में ये बात होती है कि उन्होंने पॉलिटिकल कट करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए राहुल गांधी से मिले, मोदी जाके राहुल गांधी से मिले अटैक से पहले, जब वो पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना चाह रहे थे। आप मेरी अर्ज सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तमाम पॉलिटिकल और उन्होंने तो सब जमातों को मिलकर, सब जमातों को मिलकर 52 आखिरी बात एक लाइन सिर्फ ले लें, 52 बंदों को पार्लियामेंट को मिला के कसीर जमाती उनका है वफ्द जो है, हमारी पीटीआई नहीं है बीच में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बाकी जमातें नहीं हैं, उसमें एमक्यूएम भी नहीं है, उसमें आपका एमक्यूएम के तो खैर फैसल सब्जवारी साहब हैं, उसमें JUI-FA नहीं है, बाकी दीगर जमातें नहीं हैं। देखें ये जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, ये कोई सैर व तफरी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ पर मुश्तमिल उन क्रेडिबल लोगों, बाकी भी जमातें होंगे क्रेडिबल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनके पास भी वो नॉलेज है, पूरा वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट मौलाना साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं और मेरे कायद उनके बेहद एहतराम करते हैं। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं। तो ये पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर उनकी कंसेंसस के साथ ये नाम मांगे गए, इसमें कोई शक नहीं। PM साहब ने डेफिनेटली उनसे भी मुशावरत की होगी थी, मिले थे उनसे, तो ये मुशावरत के साथ एक कमेटी डेलीगेशन तश्कील दिए गए हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो पाकिस्तान का केस लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का झंडा हर महाज पर इंशाअल्लाह बुलंद हो। बहुत शुक्रिया जी, आप इस साथ मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से बता रहे थे, गवर्नमेंट का मौका बता रहे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मुद्दा है वो यही है कि शिबली फराज ने भी कहा और PTI से दीगर आवाज़ कि सारी जमातों को लेकर इसमें बढ़ते तो शायद और ज़्यादा ये बेहतर और जामद
जो है हिकमत अमली होती। मौलाना साहब ने भी कहा कि आप APC बुलाते और बहुत सारे वफूद को आप चूँकि कुछ टोलियों में उनको तकसीम करते हैं, कुछ ऐसे मुल्कों के लिए एक्सपर्ट्स भेजते हैं, जैसे चाइना अगर कोई डेलीगेशन जाना है तो जारी बात है उसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब लीड करेंगे, अगर अफगानिस्तान कोई जाना है तो उसे मौलाना फजल रहमान साहब जैसे जैद जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं वो लीड करेंगे। तो इस तरह करके ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था, ताकि पूरे पाकिस्तान का जो पर्पस था, बेसिकली इसमें तो किसी जमात का पर्पस था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के एंड पे जिन लोगों को वफूद में शामिल किया गया उनकी एक्सपर्टी पे किसी को कोई शक नहीं है। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन इनमें बाकी पार्टीज भी अगर शामिल हो जाती तो ये आवाज़ें उठना बिल्कुल बंद हो जाती कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। इंटरनेशनल फ्रंट तो डिस्कस हो ही रहा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा खलबली इसी बात की मची हुई है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक फ्रंट हैं और उनकी लड़ाई जो है वो बेसिकली चाइना से है। तो पाकिस्तान के तजियाकार कह रहे थे कि भाई आप फिर चाइना पे हमला करके देख लें अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल फ्रंट भी क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, और जिस तरह आज DG साहब भी ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलविस हैं बलूचिस्तान में, खासतौर पर मासूम बच्चों पर अटैक करने के मामले में भी। इसी हवाले से आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग फ्राहम करता है, इसका हवाला शर्मुल शेख में मौजूद है। वहाँ का जो मुश्तरका एलामिया आया था मनमोहन सिंह की क़यादत में उस वक्त, उसमें कहा गया था कि बलूचिस्तान में आप दारंदाजी बंद कीजिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो जब लाशें उठा रहा है तो इसके डांडे जो हैं वो इंडिया से जाके मिलते हैं। क्या सर टेक है राना साहब आपका? देखिए जी, जाहिर है कि हमारा पाकिस्तान, हमारा मीडिया, हमारा DGISPR, हमने शुरू दिन से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। इस पहलगाम से पहले भी और आज भी जो हंगाम मचाया वो इंडियन मीडिया था, जो लाहौर में आपके शहर में बंदरगाह भी ले आए थे। शायद आप भी ढूंढ रहे होंगे कि रावी में पानी नहीं है और बंदरगाह समुद्र की पहुंच गई है। तो जो झूठ बोले उन्होंने, हमने उस वक्त भी बताया था और दुनिया हमारी बात नहीं सुनती थी। पहले हमने कुलभूषण यादव दिया, मैं मुख्तसर करते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ। आज जो वो ब्रीफिंग सुना रहे हैं और बता रहे हैं, हमने ये डोजियर UN में भी दिए हैं, इंसानी हकूक कमीशन जनेवा में भी UN के दिए हैं, हर मुल्क में पहुंचाए हैं हमने कि दहशतगर्दी का हम शिकार है। इंडिया का प्रोपेगेंडा माना जाता था। जस्टिस ट्रूडो जो कनाडा वजीर आजम थे, उन्होंने जो बात कही उसके बाद बात खुली कि ये तो रा एक्सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी। फिर अमेरिका बोला, इंडिया ने जो कुछ भी किया, उनके अपना असला सप्लायर फ्रांस जैसा मुल्क भी हमारी इस बात को मान रहा था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, फिर सदर ट्रंप हो या उनके मार्को रूबियो हो वजीर खारजा, दोनों कह रहे थे आपस में तय कर लो। तो जाहिर है कि वो इंडिया को शायद दे रहे थे इस मामले पे आके। लेकिन जब ये सारी बातें हुई और हमने पिटाई की तो फिर सदर ट्रंप से लेके सारे लोग आए। लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हमने ये पूछा कल मिलिट्री कमांड से। कल मैं वाने सदर में मौजूद था और सारे कोर कमांडर्स और वहां मौजूद थे। तो हम किसी नाम को लिए बगैर कि ये क्या जो सीज फायर हुआ है ये मुस्तकिल है या, तो वहां से मुस्कुराहट आई कि मुस्तकिल क्या मतलब है, वो सोच भी नहीं सकते और हम ये बता नहीं सकते कि उन्होंने किस कदर क्या क्या मिन्नतें की हैं। जो लोग मुल्क बीच में हमें पड़े थे। तो लेकिन हम खुद सोल्जर हैं, तो हम इसलिए दूसरे मुल्क की तौहीन भी नहीं करना चाहते फौज की। एग्जैक्टली क्या तो हुआ था राना साहब? मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप मिलके आए हैं, वो मिन्नत तरले पे उतरे हुए थे उस वक्त। जो मतलब ज़ाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया गया, फिर मार्को रूबियो की प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है और आर्मी चीफ से भी बात हुई। और मैं अपने प्रोग्राम में ये कह चुका हुआ हूँ, जिस दिन आर्मी चीफ को ये दिया गया है फील्ड मार्शल का कैबिनेट ने, तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि उस रात मार्को रूबियो ने सुबह के वक्त एक ट्वीट किया था ना अलग सुबह कि मेरी आर्मी चीफ से बात हुई है। लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह चुका हुआ हूँ कि उस रात कई कॉल्स आई जो आर्मी चीफ ने नहीं ली अमेरिका की। और उन्होंने जब तक बुनियानो मखसूस ऑपरेशन शुरू नहीं कर दिया उस वक्त तक किसी से राब्ता नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान ने अपना बदला नहीं लिया और वहां 21 जो सारी की सारी हसास इंस्टॉलेशन थी, जब तक उनको हिट नहीं किया तब तक पाकिस्तान ने जब हमने अल फतह शुरू कर दिए थे, हमने कॉल नहीं ली थी उस वक्त तक हमारे आर्मी चीफ ने। और
जब हमारी शुरू हुई है वहां पे आपको पता है, हमने बकायदा बताया कि 70% बिजली हमने उनकी खत्म कर दी है, साइबर वारफेयर है, उनका डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिया। तो वो तो मैंने तो उस दिन ये कहा और ट्वीट भी किया कि हमारे ड्रोन शहजादे इस वक्त दिल्ली और गुजरात में मॉर्निंग वॉक पे फिर रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, यानी उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो जब वो कोलैप्स कर गए, ये अपने राफेल त्यारे भगा के पीछे ले गए कि इनकी जो कुटाई हुई थी, तो इनके अपने लोग तैयार नहीं थे उस लड़ाई के लिए। ये मिसाइलों से कर रहे थे जो इन्होंने कर लिए थे, इन्होंने प्रिएम्प्ट किया था क्योंकि हमने तो जवाब देना था उस रात। तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी। अमेरिका को सैटेलाइट से पता चल गया हुआ था कि हम तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की हॉस्टाइल एजेंसियां भी यही काम कर रही होती हैं बैठी हुई, के पाकिस्तान जवाब। उन्होंने प्रिएम्प्ट किया और हमारी 3 एयर बेसिस पे हमला किया। हम्म। अच्छा, जब वो हमला किया वो तो हमने उनको नाकाम बनाया, उनके मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। हम्म। और आप देखें इस पाकिस्तानी कौम का जो मीम्स बना रही थी, उससे हट के नौजवान झंडे लेके पाकिस्तान के नूर खान बेस के बाहर आ गए थे। ठीक है। कभी कोई जंग में भी बाहर देखी कौम? बंकरों में लोग छुप जाते हैं, इसराइल हम्म। के भी, कि हम्म। जी घूम जाओ, बंद हो जाओ, रॉकेट भी आ रहा हो। हमारे लोग, ये वो है निशानी मुसलमान होने की, कि हम शहीद होने के लिए बैठे हुए हैं और कि हमारा ईमान है कि जिंदगी का अगला सांस तो अल्लाह ने देना, नहीं तो नहीं देना। ठीक। तो अच्छा, ये वो चीज थी जिसने फौज को भी एक तकवीत दी, पूरे पाकिस्तान में ये मंजर सामने आए। आप दो और चीज़ें हमने जब कंफर्म कर रहे हैं जवाब दे राना साहब, दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट दो जी चीज़ें आपने कंफर्म की हैं। एक चीज़ तो ये कंफर्म की है कि फील्ड मार्शल जो हैं उनको इंटरनेशनली ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से जब भी रब्ता किया गया, जब तक अल फतेह फायर हो नहीं गए, मतलूबा हदफ हासिल हो नहीं गया, तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी या कॉल नहीं उठाई गई। एक बात। दूसरा, आप बता रहे हैं कि सीज़ फायर का इस हद तक मुस्तकिल है कि इंडिया अब सोच भी नहीं सकता। वो यही बात मैंने आपको बताई है कि वो इतने परेशान है कि उनके साथ हुआ क्या है। वो अभी तक सिर्फ बड़के छड़के लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और हम इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस इत्मीनान में है कि अभी हमने, और डीजीएसपीआर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये खुली बात कही थी कि अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं आपको कि हमारे पास क्या कुछ है, तो सोचना भी नहीं। और ये बात अब उनके, चूंकि मीडिया इस वक्त हजियानी कैफियत में है, हजियान बक रहा है, उनका सोशल मीडिया मोदी के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, तो वो बार बार खड़े होके कह रहे हैं कि हम, मेरे जो है ना दिल जिस्म में वो खून नहीं संदूर बह रहा है। तो वो हम कहते हैं हमने तो मांग भरी है तुम्हारी, तो तुम्हारे संदूर बह ही जाने थे ना, बचने कहाँ से थे। ठीक। अब दूसरा राना तो साहब, ये मुझे है पाकिस्तानी मुझे ये कौम। भी बताइएगा कि जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी या ज़राए से कोट हो रही थी, उसमें था कि इमरान खान साहब के पास भी कुछ लोग गए हैं और उन्होंने जाके कोई ब्रीफिंग दी है। बाद में इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट जो आया फील्ड मार्शल को लेकर, वो बड़ा बरक्स आया, डिफरेंट स्टेटमेंट था। और उनकी अब पार्टी के लोग, अभी फैसल चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई वो तो पार्टी को, अपनी पार्टी को मुश्किलात में डालने वाली बात है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने गोल्डन कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा से कोई लूज़ कर दी है, कोई खो दिया है मौका दोबारा से, या कुछ चीज़ें डेवलपमेंट आई हैं, कोई डेवलपमेंट हुई है कोई इन सारे मामलात पे? चिड़िया सठिया गई थी जिस रात वो सठियाई थी। मैंने उस रात 11:29 पे ट्वीट किया था कि कोई रास्ता नहीं हुआ किसी किस्म का नहीं, और ये चूरन अपनी रोटी बनाने का, रेटिंग बनाने का छोड़ दें। ये 11:29 पे मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर इमरान खान ने अब तो खुद कह दिया, पंजोथा का नाम लेके नहीं, पंजोथा का उनकी हमशीरा ने कल कहा कि ये पूछ के आए हैं, उन्होंने कहा मुझसे कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उससे हट के मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो इस पे मुस्तकिल चेक कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब को 2 हफ्ते पहले ये बात हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे जो आपके लिए, इस सेंस में कि वो सियासी तौर पे भी आपको रखना चाहते हैं, और सियासी जमातें एक दूसरे की बका की तरफ जाती हैं, और उनमें राना सनाउल्लाह का नाम सबसे पहले था, कि वो जिनको इमरान खान ने सजाए मौत वाली हीरोइन डलवाई थी, वो भी आज भी पब्लिकली कहते हैं कि सियासी स्पेस मिलनी चाहिए। तो वो लोग हमारे साथ बैठ जाएंगे जो लोग रास्ता देना और लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने कह दिया कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। अच्छा, जब ये बात कह दी, फिर अगले दिन उसके उन्होंने कहा कि ये बादशाह सलामत बन जाए, तो बातचीत वाली बात तो हो गई खत्म। लेकिन हम्म। कल भी अली अमीन गंडापुर, ये आखिरी चांस था इस फेज का कि वो गए थे, और उनके जिम्मे था बैरिस्टर गौहर और ये सारे लोग लाइनअप थे कि इमरान खान को मनाया जाए, कि हमारे पास रास्ता बचता यही है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हों, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठे हों, और हम ले लें। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि 9 मई को माफ नहीं किया जाएगा। फौज कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने जुर्म किया है, वो सजाएं होंगी। यानी आप जीएचक्यू हमला केस को समझ लें कि बाद में जमानतें होती हैं तो हो जाएं। इस वक्त ये मरहला रोका नहीं जाएगा। इस बातचीत के नतीजे में भी बड़ी क्लैरिटी से ये बात बता दी गई थी। अब खान साहब बहुत गुस्से में है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सब पे पानी फेर दिया है जो उनके साथ
साथी चाह रहे थे, बाकी तो वो तो खुश है ना लोग, सोशल मीडिया वालों का तो धंधा चल रहा है, डॉलर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब किताब में अब बातचीत के लिए कोई दोबारा कोई नया रास्ता हो, क्योंकि खान साहब ने बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनके जहन में ये आया कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना, तो नहीं बैठना, तो गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठ रहे, तो मैं तो कल अच्छा हालात मैं राणा साहब। पब्लिकली, हम्म। तो जो आपने टीवी पे देखे, मैंने वो ऑब्जर्व किए, जो आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और सर्विसेज चीफ बाकी मौजूद थे, और किस कार्डियल एटमॉस्फेयर में सारी गपशप हो रही थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी थे, वफाकी वज़रा थे, और मीडिया सारा था, ठीक। कि वहां अच्छा ये कोई जो गैप नहीं है आपस में। हम्म। अच्छा दूसरा आखिरी बात में अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम का क्लिप मैं देख रहा था, फैसल चौधरी साहब का ही है। वो ये कह रहे थे कि 9 मई को लेकर बड़े पैमाने पर जब सज़ाएं होंगी, गवर्नमेंट उनको कोर्ट से वो कन्विक्ट होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई होने के बाद पीपल्स पार्टी पे जो गवर्नमेंट का इन्हिसार है वो कम हो जाएगा, ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ जाएगी, तो पीटीआई भी फिर क्या करेगी। तो इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें भी गर्म हैं बड़ी। ये इस तरह की कोई है देखिए, हकीकत आपके आपके नज़र में? फैसल चौधरी पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, उनको पीटीआई के अपने लोगों ने दूर कर दिया खान साहब से। वो उसके बावजूद 3-4 दफा वहां खान साहब के पास गए, और फिर उनसे ही रुकवा दिया गया कि इनको ना आने दिया जाए। तब जो लोग भी उनकी हेल्प कर रहे थे वो भी रुक गए। बिल्कुल हेल्प करना चाहते हैं ये भी, फवाद चौधरी भी। फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी किया था कि मैं खान साहब से अगली दफा में बात करूंगा, और मैं चाह रहा हूं कि सियासी जमातों के जरिए हमें रास्ता ले लेना चाहिए, और यही निकाल सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल लोगों की अप्रोच होती है। लेकिन मसला यह है कि खान साहब को तो कोई समझा नहीं सकता, और सुनते वो है नहीं किसी की, मानते वो किसी की है नहीं। तो उनके पास क्या है मानने के लिए? कि उनकी अहलियां और उनकी बहनें बिल्कुल माननी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए उनकी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल फैसला तो खुद ही करना चाहिए ना। या तो बेगम कलसूम नवाज की तरह क्यादत करते हुए मुशर्रफ मार्शल्लाह में जो कुछ उन्होंने किया था तो लीड कर लेते, और बाद की बात बाद में होती। यहाँ खान साहब हर चीज में स्टबन हो जाते हैं। लेकिन जो भी तय हुई, जब भी हुई, पहला मरला खामोशी का ही होना है। ये बात आप फाद भाई जहन में रख लें अपने। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है फैसल चौधरी साहब। इनसे बहुत सारी चीज़ें हमने समझनी है। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं। दूसरा, आज डीजी साहब ने जो ब्रीफ दिया, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि डीजी साहब ने आज DGISPR जो है उन्होंने ब्रीफ दिया, उन्होंने बताया कि खुजदार में बस पर हमला जो है भारत की ईमा पर किया गया और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने ये किया। इस पर क्या टेक है? दीगर कुछ चीज़ें भी आपसे जाननी है। देखिए, ये एक बहुत ही अंदोनाक हादसा है। हमारे बच्चे शहीद किए गए हैं, उनके मासूम जानों के ऊपर जिस तरह से खुदकुश अटैक करवाया गया है, इंडियन प्रॉक्सीज इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान बतौर रियासत जो है, जंग हारने के बाद अपनी हजीमत जो है वो इन लोगों के ज़रिए हमारे लोगों पे अटैक करवा के पूरी करना चाहता है। और इस पे हमारे जाफर एक्सप्रेस में भी हमारे पास एविडेंस है। और हमारे जो कुलभूषण जाधव, आपको पता है, जब वो अरेस्ट हुआ था जी। तो उसने ये कहा था कि बलूचिस्तान और सिंध में बदअमनी के उनको टास्क दिए गए हैं। तो हमारा जो केस है वो बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों की शहादत पे और जो हमारे शहरी शहीद हुए हैं, खुजदार में हैं हुए हैं, इन का जितना भी इनकी दुख भी कम है, किया जितना भी दुख किया जाए वो कम है, जितनी मजम्मत की जाए वो भी कम है। और इस किस्म के हादसात से नबरद आजमाव होने के लिए हमें वही कौमी यकजहती चाहिए, वही मिली यकजहती चाहिए जो हमने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दिखाई। उसमें पूरी कौम जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे सीसा पलाई दीवार के साथ की तरह खड़ी हो गई। कोई सियासी रफ़ाकतें, सियासी इख्तलाफात सब भुला दिए गए। इसी वजह से आपने देखा कि DGISPR ने और आर्मी चीफ ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया भी अदा किया, सोशल मीडिया का भी वो भी प्रेज़ हुआ, तारड़ साहब ने भी किया। सो वही एक यकजहती जो है वो मुल्क को आगे ले जाने का एक ज़रिया है। और खुजदार और जो हमारे KP में जो दहशतगर्दी के मामला हैं उनसे निपटने के लिए हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत को फ़ौरन इक़दामात लेने चाहिए और अपोजिशन जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, इमरान खान साहब से कब आपकी लास्ट हुई है मुलाकात? क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो हम अभी ऑन एयर भी कर रहे थे, उसमें तो उनका कहना है, आप सुन भी रहे थे, कि वो डायरेक्ट आप पे ही कह रही थी कि आप तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं और आप कैसे जेल पहुंच जाते हैं। और उनका कहना था कि हम लोग, यानी वो लोग, तो नहीं पहुंच पाते। इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड कर दें। वैसे तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि बहनों की जज्बात होते हैं वो कभी, तो मुझे भी तो उन्होंने भेजा जिन्होंने इनको भेजा था।
या बाकी वकीलों को भेजा है, तो उनसे पूछ लें वो कौन है, और जो मेरे घर में ट्रॉफी इस्टेब्लिशमेंट दे के गई है वो ये ले जाए, जो मैंने फौज से लिया है वो ये बांट लें। मतलब ये अब इस पे क्या जवाब दे बंदा, वो बड़ी भी हैं तो वो जज्बाती भी हैं, ज़ाहिर है बहनों का रिश्ता होता है, तो इसलिए बस इसको नो कमेंट्स करके जाने दें। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, जो अहम तरीन मुद्दा है वो ये है कि बाहर जो अफवाहें फैली हुई थी वो तो यही थी कि इमरान खान साहब को जंग से पहले ब्रीफ किया गया, उन्हें बताया गया और उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान भी किया, फिर अपनी सोशल मीडिया को कोई डायरेक्शंस भी दी। उसके बाद उम्मीद बंदी थी, इन अफवाहों की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, कुछ जर्नलिस्टों ने इस पे बात की, ज़ुबैर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बात की, फिर नजम साहब ने इस पे अपने प्रोग्राम में इसे कैरी किया इस बात को। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये बातें दुरुस्त थी या कोई ऐसी बात नहीं हुई, जैसे इमरान खान ने बताया, अलीमा खान साहिबा ने भी बताया कि हम तक तो कोई मिलने आया ही नहीं और ऐसी कोई बात नहीं हुई और डील की बातें भी नहीं हुई। फिर इससे बाद मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी इस हवाले से जानना चाहूँगा। देखिए ये बातें जो हैं ये उस वक़्त मेरे ख़्याल में ये गलत तौर पे घड़ी गई। शायद मौका इस तरह से था, आपको याद हो पैरोल की एक पिटीशन भी दायर करवाई गई। ज़ाहिर है वो जो वो कोर कमेटी और उसकी कहने पे हुई, लेकिन अली मीन ने, जो मुझे इत्तला हुई वकला ने भी दी, कि ये तो रातों रात तैयार की गई थी और सुबह फाइल हुई और आज उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। कोई ट्रक की बत्ती तो है जिसके पीछे लगाया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब का देखिए बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस है पहले दिन से। वो अपनी टर्म्स में बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए और वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए नहीं आई, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक खिलाया जाए। अब जो जंग हुई है फाद, उसके बाद जी तो ये मुश्किल हो गया, क्योंकि जंग के बाद देखिए एक बात जो हकायक है ज़मीनी वो चेंज हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट की हद तक। हुकूमत अभी भी अनपॉपुलर है। नून लीग जो है वो, अगर आप बाहर जाएंगे अभी भी बाज़ारों में लोग उनको सलवाते सुनाएंगे। यही हाल पीपल्स पार्टी का है, यही हाल एएनपी का केपी में होगा, दूसरी जो जमातें हैं उनका एमकेएम का कराची में होगा। लेकिन जो मसला इस वक्त दरपेश है मुल्क में, जी उसके लिए तो इमरान खान साहब को भी पीछे हटना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये मामला मुल्क को नुकसान इसने दिया है, मुल्क को नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा नहीं चौधरी साहब, क्योंकि जी जो एक जी जी कंप्लीट कीजिए प्लीज़ प्लीज़। जी मैं सिर्फ एक जुमला ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुल्क में, बहुत सारे चीज़ें अचीव करने में मसला पड़ेगा। देखिए ना, जब जंग हुई उसका मज़र आप मिसाल ले लीजिए कि तमाम कौम इकट्ठी हुई तो हमें कितनी बड़ी फतह अल्लाह ताला ने नसीब की। हमारे फौज बहुत दिलेरी से लड़ी है, हमारे जर्नल बहुत दिलेर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जनरल आसिम मुनीर की कमांड में बहुत बड़ी जंग जीती है पाकिस्तान, और बड़ी दिलेरी से उन्होंने जिस मैग्नीट्यूड का उन्होंने वहाँ पे जवाब दिया, इंडिया सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसके पीछे अवाम थी, और नेशन और फौज हमेशा कौम के सर पर लड़ती है। लेकिन इन मामलात में, सियासी मामलात में यकसुई नहीं है, वहाँ पे इत्तेफाक नहीं है। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत होगी। अच्छा नहीं चौधरी साहब, मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा एक सुनहरी मौका था कि जब इमरान खान साहब अपनी बात भी कह सकते थे, कोई डिस्कशन और मुज़ाकरात जो हैं वो वाले मुज़ाकरात हो सकते थे जो कम अज़ कम फ्रूटफुल हों, या आप कहिए कि जो फलदार दरख्त की सूरत में आपको उसका मिले, फीडबैक मिले। तो ये भी एक बड़ी गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी थी आप कह लें, या आप कह लें कि ऐसा पायदान था जिससे कोई मतलूबा हदफ हासिल किया जा सकता था। तो ये सियासतदान का भी तो सर विजडम होता ही है कि वो मारूजी हालात के मुताबिक फिर चलता है, मारूजी हालात के मुताबिक फैसला करता है। आप नहीं समझते कि ये ट्रेन दोबारा मिस हो गई, इमरान खान दोबारा चूक गए हैं, और उनकी पार्टी के अंदर से आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें करें तो बहुत सारे लोग आपकी कानों में यही सरगोशियां करते दिखाई देते हैं कि शायद बहुत सारे अच्छे डिसीजन लेने की भी तवक्को थी उनसे। इस पे क्या टेक है, और आपकी कोई बात उनसे हुई और इस ज़मन में कोई उन्होंने बताया हो आपको? पहलगाम वाक़े के बाद जो है, मैं 30 अप्रैल को मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने जाना तर्क कर दिया, क्योंकि हमारे पार्टी में कुछ ऐसे जंगजू लोग हैं जिनको सियासत की हसासियत का पता नहीं है, और वो जज्बाती होके बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं जिनसे मामलात ख़राब होते हैं।
और मैंने इमरान खान साहब से ये कह दिया था बिल्कुल, और मैं पहले भी बड़ा कह चुका हूँ, मैंने कहा तहरीक नहीं चल सकती, उसका ना माहौल है, ना मौसम है, ना ही आपकी पार्टी की कैपेसिटी है। जो आपने लीडरशिप लगाई है, जो टीम है, वो बहुत कमज़ोर है, आप उनके ज़रिए बाहर नहीं आ सकते। और जब तक आप अपने जैसा मजबूत नेटवर्क नहीं लाएंगे तो आपकी रिहाई की बात करना मुश्किल है। तो मैं तो, क्योंकि बात आपको पता है, मैंने कभी लगी लपटी रखी नहीं। मैं तो जो बाहर बात करता हूँ मैं अंदर भी कर देता हूँ, जो अंदर करके आता हूँ बाहर कर देता हूँ। जो ये पार्टी के अंदर से एक नुकसान 2 साल में एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं पहुंचा सकी, मुकदमे भी हुए, लोगों को मारा भी गया, लोगों को पीटा भी गया, वो लोग मतलब ठुड्डे मुक्के भी मारे गए, पार्टी वहां पे कायम रही। लेकिन जब से अनइलेक्टेड अनअपोज्ड लीडरशिप आई है, इतनी इत्मीनान है दूसरी साइड पे, वो कह रहे हैं कि आप रेलेवेंट हैं, आपकी आपसी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आपके लोग जो हैं वो हमारा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी के लिए, हमें तो एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। जब आप खुद ही खड़े होके अपने ही लोगों को कह देंगे जी फलाना एस्टैब्लिशमेंट और फलाना वो, तो ये बातें जो हैं, इससे फिर पार्टी कमज़ोर होती है। उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ भी है, हो भी रहा है और होगा भी। तो बिल्कुल अच्छे फैसले लेने चाहिए थे, और लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल टीम है वो तो है नहीं। इस वक्त जो लोग अवेलेबल हैं, एक दो को छोड़ के, उसमें गौहर को ज़ाहिर समझ है, और उस पर ये रंदा रख लेते हैं उसको, वो क्योंकि शरीफ आदमी है, जवाब नहीं देता, और बड़ा हौसले तहम्मुल मजाज वाला आदमी है, तो उसको सारा रख लेते हैं। अली अमीन भी काम का आदमी है, उसको भी सारे जो हैं वो उस पर रख लेते हैं। तहरीक कोई ट्विटर पे तो नहीं चली ना जी, सोशल मीडिया के बच्चों को समझाना पड़ेगा चौधरी साहब, ये कि बात जी आपके इस तरह नाम से से, तो नहीं होता है। चौधरी साहब आपके नाम से मंसूब होके बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी, वीलॉगर्स ने भी ये बात कही थी, ज़राए से कोट करते हुए भी कुछ ने आपका नाम भी लिया कि शायद इमरान खान साहब को आपने ब्रीफ करते हुए, बुशरा बीबी जब संजानी बैठने का दबाव था, वो ना बैठे, फिर डी चौक चले गए, तो आपने उस वक्त भी इमरान खान साहब को एक्यूरेटली बताया था कि बंदे नहीं निकले थे तो एहतजाज का कोई माहौल नहीं बन रहा, तहरीकें नहीं चल सकती, जो अभी आप फरमा भी रहे हैं। नहीं, जो बुशरा बीबी के जो 7 बंदे आए थे, वो वाहिद सीरियस एफर्ट थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बुशरा बीबी ने एक तो बहादुरी से लीड किया था और बंदे वो लेके आ गई थी। लेकिन वो, उनके पास एंड प्लान कोई नहीं था और ना वो सियासत को समझती हैं। और उनका जो ये डी चौक में आना था, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सीरियस क्लैश हो गया। गवर्नमेंट ने 17 बंदे जो हैं उनको फायर कर दिया, कुछ मौके पे हो गए, कुछ बाद में, हमारे को 17 लोग शहीद हो गए। उस पर पार्टी बिल्डअप भी नहीं कर सकी। उस पर जैसे 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को ये बकरी हो गए थे, तो ये इस तरह से चिकन आउट कर गए, जो भी उसकी वजूहात थी। उसके बाद जो है आप देखिए कि एक बार तो नहीं ना, 5-6 दफ़ा ऐसा हो चुका है। ये जो रिसेंट वॉर का इशू था, इस पे तो मैंने ये भी अर्ज़ किया था, और सबसे दूसरों से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा सर आप रिहाई की बात क्यों कर रहे हैं? रिहाई तो खान साहब ने खुद भी नहीं की, ना उन्होंने कभी कहा। दूसरी बात है, कुछ वक्त ऐसा होता है यहाँ पे आप इफ्स एंड बट्स नहीं रखते। इमरान खान साहब की रिहाई ना आपके कहने से होनी है, ना वो इस तरह से होगी, तो आप ज़रा ग्राउंड प्रिपेयर करें। अब जिस तरह से फील्ड मार्शल मिलने के बाद जो रिएक्शन आया, वो मेरा नहीं समझता हूँ कि वो आना चाहिए था। खामोशी बेहतर थी, अगर आपने कुछ नहीं करना था तो खामोश हो जाते। तो इस तरह से मुश्किलात पैदा होती हैं। तो जी, मैं, जो स्ट्रेटजी इस वक्त है, मैं उससे एग्री नहीं करता, और मैं खान साहब के सामने भी नहीं करता, और मैंने उनसे बिल्कुल ये ओपनली कहा है। और ये जो तहरीक है, ये मैंने उनको बताया कि नहीं चलेगी। जुनैद अकबर हों, अली अमीन हों, ये सारे हो जाएं, बीबियाँ भी चली जाएं, तो तहरीक नहीं चलेगी। ना मौसम है, ना माहौल है, ना कोई सियासी प्रेशर है।